नमस्कार साथियों। आज का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज्यादा मानवीय संवेदनाओं को बढ़ाने वाला है। और आज के अध्याय में जो हम बात करने वाले हैं, आप में से कई लोगों ने शायद इसके बारे में नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी होता है या ऐसा कोई कानून है, ऐसा कोई लॉ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ये लगता है, और एक कहावत भी है कि जंग में और प्यार में सब जायज होता है। तो क्या ऐसा है? तो इसका जवाब है नहीं। तो आज के अध्याय में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे युद्ध अपराधों के बारे में। अब आप कहोगे कि सर युद्ध अपराध क्या, युद्ध में अपराध क्या? युद्ध तो युद्ध ही होता है। युद्ध है, दो देशों के बीच में हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, यही होता है। तो मैं आपको बताऊं कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी युद्ध जब दो देशों के बीच में लड़ा जाता है तो उसके बहुत सारे नियम कानून होते हैं, और उन नियम कानूनों के अनुसार ही हमें युद्ध में व्यवहार करना होता है। और ये बहुत पुरानी परंपरा रही है। आपने देखा होगा कि जब रामायण में आपने देखा होगा, दशहरा आज है, हम बात कर रहे हैं, तो जो रामायण में जो युद्ध हुआ उसमें भी बहुत सारे नियमों का पालन किया जाता था। शाम होते ही युद्ध का बंद हो जाना। अगर उनका जैसे ये आपका लंका का कोई वीर शहीद हो जाता था, उनकी तरफ से तो शहीद ही मानेंगे उसको, बलिदान हो जाता था, तो उसका सम्मान उसके शरीर को पहुंचाना, और अगर वो नहीं लेने आते हैं तो ससम्मान उसका अंतिम संस्कार करना, इस तरीके की चीजें। इसी के साथ हम महाभारत युद्ध में भी यही देखते हैं कि वो उसका भी नियम था कि शाम को युद्ध जो है बंद हो जाएगा, रात में आप आक्रमण नहीं करेंगे, महिलाओं बच्चों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसके साथ ही युद्ध एक क्षेत्र विशेष में लड़ा गया। जैसे लंका में जो युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध जो हुआ, वो लंका के अंदर नहीं हुआ, लंका के बाहर हुआ, ताकि लोगों को, जो आम जन है, उनको कोई परेशानी ना हो। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं महाभारत युद्ध की, तो महाभारत जो कुरुक्षेत्र जगह है, वहां पर जो युद्ध हुआ, तो वो युद्ध भी बाहर हुआ, राज्य में युद्ध नहीं हुआ, जिससे कि आम जन को समस्या ना हो। हालांकि युद्ध कोई भी हो और किसी भी प्रकार का हो, आम जन उससे हमेशा प्रभावित होता ही होता है। तो आज के अध्याय में साथियों बात हम करेंगे युद्ध अपराध के बारे में कि क्या होता है युद्ध अपराध। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि युद्ध है, युद्ध में कानून होते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर आप युद्ध कानूनों को नहीं मानते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, तो ही युद्ध अपराध जो है वो जन्म लेते हैं, युद्ध अपराध पैदा होते हैं। तो ऐसे ही आज हम बात करने वाले हैं इस अध्याय में कि युद्ध अपराध होते क्या है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्धों को लेकर के क्या कुछ नियम हैं, क्या संधियां हैं, ऐसी कुछ आपस में सहमति बनी हुई है देशों के बीच में, और क्या कुछ युद्ध अपराधों को लेकर के अभी तक हुआ है और अभी वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि वर्तमान में भी देखिए 2-3-4 जगह युद्ध अभी चल ही रहा है। तो आइए हम शुरू करें। तो साथियों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर युद्ध अपराध होते क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि युद्ध जब होता है किन्हीं दो देशों के बीच, यहाँ मैं पारंपरिक युद्ध की बात कर रहा हूँ जो दो देशों के बीच में लड़ा जाता है। अगर देश के अंदर ही गृह युद्ध की स्थिति बन जाए तो उसको हम यहाँ पर नहीं रोल करेंगे, क्योंकि उसमें तो फिर आम जन के बीच में
और सेना और उसके बीच में ही होना है, जैसा कि अभी बांग्लादेश में पीछे हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पारंपरिक युद्ध, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए, या अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, या इजराइल ईरान के साथ, कभी फलस्तीन के साथ, कभी लेबनान के साथ, इस तरीके से इनका युद्ध चल रहा है। तो ये सब चीजें हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि महाभारत काल में भी युद्ध का एक नियम था कि युद्ध शाम होते ही बंद हो जाता था, शंख बजा दिया जाता था कि सूरज डूब गया है, युद्ध बंद हो गया, यानी अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध सुबह सूर्योदय के साथ होगा। तो अब उसके बाद मान लीजिए कि दोनों पक्ष में से, कौरव पांडवों में से कोई इस तरीके की हरकत करे कि वो रात को जाकर के दूसरी सेना के जो योद्धा थे, जो लड़ने वाले थे, उनको जाकर के वहां कत्लेआम मचा दे, मार डाले, अपहरण कर ले, या उनकी स्त्रियों को उठा लाए, इस तरीके की चीजें करे, तो ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा। या मान लीजिए राम रावण युद्ध जब चल रहा था लंका में मतलब लंका के बाहर हो रहा था, अंदर नहीं हो रहा था, मैं पहले आपको बता चुका। तो वहां पर अगर कोई बलिदान दे देता अपना, मान लीजिए राक्षस ही सही, भाई लंका के लिए तो बलिदान ही कर रहा है, और उसके बाद हम उसके सबको यहाँ से छिन्न भिन्न करके भेजते कि जी हाथ काट दो, उसकी गर्दन युद्ध में कट गई, एक अलग चीज है, और या हम उनको बॉडी ही ना दें उसकी और ऐसे ही फेंक दें, तो उन चीजों को कहा जाएगा कि भाई ये तो युद्ध अपराध है, आप गलत कर रहे हैं, आपको युद्ध में पालन करना चाहिए। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में भी यही नियम दो देशों के ऊपर लागू होता है, किन्हीं भी दो देशों के ऊपर जिनके बीच में युद्ध चल रहा हो, कि आप जो युद्ध के कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम है, आगे बताऊंगा मैं आपको उनके बारे में, उनका पालन करें, और कोई भी ऐसा काम आपके द्वारा ना किया जाए जो उन नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करता हो, या कुछ ऐसा करता हो जो आपकी छवि धूमिल करे। जैसे भारत का जो युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, कैप्टन सौरभ कालिया का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। उनकी डेड बॉडी शायद मेरे ख्याल से तो कैप्टन ही थे या एयरफोर्स के थे, मतलब भारत के ही सैनिक थे, एक अधिकारी रैंक के। उनका जो सब पाकिस्तान ने पहले तो उनका सभी वापस नहीं किया, काफी दिनों तक वो उनको वहां अरेस्ट कर लिया गया, और उसके बाद जब उनका सब वापस आया वहां से तो उसको छिन्न भिन्न कर दिया था पाकिस्तान ने, आंखें निकाल ली थी और काफी सारी चीजें। तो ये युद्ध अपराध है। हालांकि हम उसके लिए पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पाए, आप कह सकते हो कि बदला ले लिया, कारगिल युद्ध हमने जीत लिया, या जो भी है, लेकिन आखिर ये हुआ तो युद्ध अपराध ही ना, कि आपने, भाई क्यों, अगर आपने हमारे सैनिक को पकड़ लिया था तो जो प्रिजनर्स ऑफ बार होते हैं, युद्धबंदी जो होते हैं, उसकी तरह से आप सलूक करते, या आप कुछ दूसरे तरीके से सलूक करते, मतलब एक सामान्य सलूक करते। आपने उसे मार दिया, यातनाएं दी, और उसके बाद आपने उसका छिन्न भिन्न करके जो है आपने शरीर हमें, पहली बात तो सौंपा ही नहीं, फिर जब सौंपा तो इस तरीके से सौंपा अंतरराष्ट्रीय दबाव। तो ये युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। अभी जो वर्तमान समय में युद्ध चल रहे हैं उसमें कई बार रूस की तरफ से क्या होता है कि वो पब्लिक को निशाना बना लेती है, यूक्रेन की। ये यूक्रेन कई बार किसी हॉस्पिटल पे हमला कर देता है, या इस तरीके से, या रूस हमला कर देता है किसी हॉस्पिटल वगैरह पे। तो इस तरीके की चीजें, या इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, तो वो देखते ही नहीं कहाँ मार रहे हैं, मतलब ही नहीं, मारने से मतलब है बस, कहीं भी लगो, पब्लिक मर रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ये सब युद्ध अपराध की ही श्रेणी में आता है। तभी जब मैं आपको नियम बताऊंगा तो ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि मैं इनके बारे में एक बात। तो इस तरीके की चीजें जो है ये
नहीं होने चाहिए, युद्ध अपराध नहीं होने चाहिए। या इससे पहले एक बहुत बड़ा उदाहरण, द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, तो उसने एक चेतावनी तक नहीं दी थी कि हम इस तरीके का कुछ करने वाले हैं या इस तरीके का हम कुछ करेंगे। और उस परमाणु बम का प्रभाव वहां आज भी देखने को मिलता है। वहां की जो जनरेशन पैदा हो रही है उसमें आज भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये युद्ध अपराध के कुछ उदाहरण हैं। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आप युद्ध लड़ रहे हैं, ससम्मान लड़िए। भाई युद्ध लड़ने का मतलब, दोनों देश लड़ रहे हैं अगर, तो दोनों देशों के सैनिक अपने देश के सम्मान के लिए ही लड़ रहे हैं ना। पाकिस्तान का सैनिक अगर है तो वो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, तो पाकिस्तान के सम्मान के लिए। आप भारत के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, वो क्या ऐसे ही शौक में आ गया लड़ने आपसे? वो भी अपने देश के सम्मान के लिए लड़ रहा है, तो कम से कम आप उसे तो सम्मान दे सकते हैं। जो एक सैनिक होने के नाते उसे सम्मान मिलना चाहिए। अगर आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस तरीके का ये चीजें होती हैं जो युद्ध अपराध में शामिल होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं युद्ध अपराध के क्या क्या नियम हैं, कैसे बने, कैसे शुरुआत हुई, और इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे फिर आगे। तो साथियों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि युद्ध अपराध क्या होता है। जैसे भी मैंने कई सारे आपको एग्जाम्पल दिए, तो बिल्कुल उसी तरीके की चीजें युद्ध अपराध में शामिल होती हैं कि आप जो है सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन मतलब आप इंसान बने रहे हैं, लड़ रहे हो लेकिन इंसान इंसान की लड़ाई हो रही है, तो इंसानियत बनी रहे, जानवर नहीं बन जाना है। और आपको सिविलियंस को अटैक नहीं करना है, हॉस्पिटल्स वगैरह को या इस तरीके की चीजों को अटैक नहीं करना है, और इस तरीके की काफी सारी चीजें। तो इसी में एक जो सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी जिसे हम कह सकते हैं सुधारों में, वो सबसे पहले जो है आया जिनेवा कन्वेंशन। और 1864 में जिनेवा कन्वेंशन आया। इसको हम रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं क्राइम्स के इसमें, मतलब वॉर क्राइम्स के इसमें संदर्भ में। और ये इसमें इन्होंने चार चीजों पर जोर दिया सबसे ज्यादा। तो एक तो यही था कि आप ह्यूमैनिटी, मतलब जो है आप ह्यूमैनिटी बनाए रखें, मानवता बनाए रखें, मानवता के साथ युद्ध लड़ें। दूसरा ये कि आप जो वॉर ऑफ प्रिजनर्स होंगे, आपने सुना भी होगा वॉर ऑफ प्रिजनर्स के बारे में, कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे। ये नहीं है कि दूसरे देश का सैनिक है आप उसे पकड़ के ले आए, बंद कर दिया, उसके साथ कुछ भी करो, उसे स्लैब बना दो, उसकी दुश्मन है कुछ भी करो, ये वो, इस तरीके का नहीं। आप उसके साथ व्यवहार करिए क्योंकि इंसान है। आप अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, वो भी अपने देश के लिए ही लड़ रहा है। तीसरी चीज यहाँ पर ये आ जाती है कि आप जो भी घायल होंगे लोग, जो भी लोग घायल होते हैं, चाहे वो अपने आपके अपने देश के, तो जाहिर सी बात है आप बचाएंगे ही, बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरे देश का सैनिक भी अगर आपके एरिया में आ जाता है, क्षेत्र में आ जाता है, और वो घायल है, तो आप उसको भी बचाने की कोशिश करेंगे। ये नहीं करेंगे घायल है मार दो, एक तो निपटेगा। ठीक है, इस तरीके की चीज नहीं करनी होती है, हमें उनको भी बचाना होता है। बॉर्डर मूवी में आपने एक सीन देखा होगा कि जब एक पाकिस्तानी सैनिक आ जाता है हमारे हमारे एरिया में और उसको घायल होता है, मतलब, तो हम उसको पानी पिलाते हैं। हालांकि मुझसे प्लान भी पूछते हैं कि अपना प्लान बता दो, युद्ध का प्लान क्या है। लेकिन वो एक अलग चीज है। ये तो करना ही पड़ेगा, युद्ध है भाई, हमें भी युद्ध जीतना है, जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं। तो लेकिन हमने उसको पानी पिलाया, काफी सारी चीजें हम करते हैं उसके साथ। और ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड होता है उस पे उसके साथ बात करते हैं और सब कुछ करते हैं, बचाने की उसे कोशिश भी करते हैं, नहीं बस। उसके बाद सम्मान अंतिम संस्कार उसका कर दिया जाता है। भारत ने बहुत बार ऐसा किया है। कारगिल युद्ध में बहुत बार ऐसा किया कि जो उनके सैनिक थे पाकिस्तान के, तो हमने उनको अंतिम संस्कार भारत में ही किया। पाकिस्तान इतना बेशरम है कि यही कहने से मना कर दिया कि हमारे सैनिक हैं, यही माना ही नहीं कि हमारे सैनिक हैं, तो हमें ही करना पड़ा। हम चाहते उनको फेंक देते, जाए, हमें क्या करना, हमें क्या लेना देना, हमारे थोड़ी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये इंसानियत की भी बात है, और आपको जिनेवा कन्वेंशन में ये सब चीजें मेंशन भी है।
चौथी चीज वहां पर जो ये है वो ये है कि आप बायोलॉजिकल और केमिकल जो होते हैं आपके हथियार जो हैं उनको आप जो है इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जब बायोलॉजिकल केमिकल चीजों का इस्तेमाल होता है, इस तरीके के वेपन्स का इस्तेमाल होता है, तो फिर आप उसे रोक नहीं सकते फैलने से। फिर आप बिल्कुल आप उसे ये नहीं कह सकते कि जी हम सिर्फ सैनिक को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, आप सैनिक छावनी के ऊपर टारगेट करोगे लेकिन वो फैलेगा तो सब जगह फैलेगा ना, सब जगह सबके ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये वहां पर मना किया गया। उसके बाद जो है सन 1949 में इसको अपडेट किया गया, और बीच बीच में भी अपडेट होता रहा, अपग्रेड होता रहा, हम कह सकते हैं 49 में अपग्रेड किया गया संधि को। और इसमें काफी सारे देश शामिल हैं, लगभग सभी देश शामिल हैं, उन्होंने इस पे हस्ताक्षर कर रखे हैं। तो ये सारी चीजें हैं इस तरीके की जो यहाँ पर लागू होती हैं। अब जैसे कि अगर हम महाभारत की बात से और मैंने बात शुरू की थी, तो अभिमन्यु जब चक्रव्यूह भेद रहा था और बाद में सभी ने मिलकर के उसको मार दिया था, ये भी एक तरीके का युद्ध था। भाई क्यों? जब वन बाई वन एक एक करके लड़ रहे थे तो जितनों को वो जितने द्वार तोड़ता चला गया था, तो आपको नहीं उसे मारना चाहिए था, एक एक से तो लड़ ही रहा था। निहत्था हो गया, रथ का पहिया उठा लिया हाथ में, फिर भी आप मारे जा रहे हो। एक ये भी होता है, आपने बहुत किस्से कहानियों में सुना होगा भारत में कि निहत्था था इसलिए छोड़ दिया गया। फिल्मों में भी देखा होगा कि कहते थे मैं निहत्थे पे वार नहीं करता, जाओ। तो ये फिल्मों की चीजें तो अलग है, लेकिन ये असलियत में भी ये होना चाहिए। और मैंने जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान ने हमारी बात नहीं मानी, हमारे कैप्टन ही थे वो सर सौरभ कालिया, उनको बड़ा दुर्गति करके शरीर वापस किया था। उसके बाद एक पाकिस्तान में एक टीम है, बॉर्डर एक्शन टीम, जो बॉर्डर पे रहती है, बड़ी घातक फोर्स है उनकी। तो वो कई बार हमारे सैनिकों का सिर काट के ले गई। तो ये सब चीजें गलत है, आप मार देते, बात खत्म थी, मार तो दिया ही ना। तो इस तरीके की चीजें हुई हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि युद्ध अपराध क्या होते हैं, आपकी समझ में आ गया होगा युद्ध अपराध क्या होते हैं, किनको कहते हैं युद्ध अपराध, और उनके लिए क्या नियम कानून है, क्या नियम कानून बनाए गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अच्छा, अगर इन नियम कानूनों का पालन ना करे कोई देश, तो देखिए उसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जहां पर आप मुकदमा चला सकते हैं व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपके पास, वहां पे आप ले जा सकते हैं अपना मुकदमा। संयुक्त राष्ट्र संघ है, कितना प्रभावकारी है ये मैं आपको एनालिटिक्स में बताऊंगा कि ये सब चीजें कितना प्रभावकारी है। लेकिन ये बनाई गई कि भाई अगर आप नहीं मानेंगे तो आपको हम पनिश कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं। जैसे कि अभी पुतिन को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट ने जो है ऑर्डर निकाल रखा है। वो बात अलग है कि पुतिन को कोई अरेस्ट नहीं करेगा, वो एक अलग चीज है, वो जा भी रहे हैं जहां उनको जाना है, कोई ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, उनके लिए निकाला गया, अगर ये उन देशों में गए तो बाकायदा इनको अरेस्ट किया जा सकता है। लेकिन महाशक्ति है, कौन लड़ेगा? तो बेमतलब में युद्ध को कौन दावत देगा? तो ये इस तरीके की चीज है। लेकिन कोर्ट ने अपना काम किया ना, जो व्यवस्थाएं हमने बना रखी है उन्होंने अपना काम किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है जिसमें हम वो प्रतिबंध लगाती है, काफी सारी चीजें कर देती है कि आप मान नहीं रहे हो और ये नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, वैसे नहीं कर रहे हो। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। हमारा जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, पाक अधिकृत कश्मीर का, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, तो हम उस मुद्दे को भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के गए संयुक्त राष्ट्र में कि ठीक है भाई, ये फैसला, वो बात अलग है कि आप तक फैसला नहीं हो पाया और अगले 50 सालों तक भी नहीं हो पाएगा। उसका तो एक ही तरीका है कि भारत या तो जीत के वापस मिला ले अपने में युद्ध करके, या जैसे भी है। लेकिन वहां हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की, लेकिन अपने समय के अनुसार उन्होंने ठीक किया। तो इस तरीके की चीजें जो हैं ये हैं। और अब हम आखिर में एनालिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि क्या, जितना मैंने आपको बताया बहुत अच्छा लगा होगा सुन करके कि हाँ युद्ध अपराध में ये नहीं होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास कोर्ट भी है, हमारे पास संयुक्त राष्ट्र भी है, संधियां हैं। तो क्या सचमुच में ऐसा है? इन सब चीजों का पालन होता है, हम करते हैं, और कितना पालन होता है? आइए एनालिटिक्स की तरफ चलते हैं और इन सब के बारे में बात। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो सैद्धांतिक चीजें थी,
वो ट्रेडिशनल चीजें थी जो होनी चाहिए, जो व्यवस्था हमने कर रखी है। रियलिटी क्या है और कितना ये प्रभावी है, इसके बारे में हम एनालिटिक्स में बात। तो साथियों, अगर मैं अपने एनालिटिक्स की बात करूं, अपने विश्लेषण की बात करूं, मैंने आपको बताया, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा सुनने में। जब मैंने वीडियो शुरू किया था तो मैंने एग्जाम्पल दिया रामायण का, महाभारत का। तो देखिए उस काल की तो बात अलग थी, और आप में से कई देशभक्त ये भी सोचते होंगे कि क्या जरूरत है, दूसरे देश का सैनिक है तो मार ही डालो, अच्छा ही है, उसे मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तुरंत खत्म कर देना चाहिए, जिंदा रखे, हम पागल हैं जिंदा रखे। तो इस तरीके की चीजें, तो हम लोगों को ये सुनने में, कहने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको अगर सही बात बताऊं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और पुतिन को राष्ट्रपति जो है रूस के, उनको लेकर के उसने वारंट जारी किया है कि भाई अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन कोई उनको अरेस्ट नहीं कर सकता। कोई भी विश्व में वो कहीं भी चले जाए अरेस्ट नहीं, क्योंकि कौन अपनी जान को आफत पैदा करेगा। भाई पुतिन को अरेस्ट कर लेने से रूस खत्म नहीं हो जाता ना, रूस उसके पीछे पड़ जाएगा, फिर वो कौन आफत अपने लिए पैदा करे कि अच्छा हाँ ठीक है इंटरनेशनल कानून है, और या फिर इंटरनेशनल लेवल पर उसको इतनी प्रोटेक्शन मिले, नहीं मिलेगी। तो ये चीज हो गई। संयुक्त राष्ट्र, जैसे मैंने कहा, कश्मीर का मुद्दा नेहरू जी लेकर के गए, आज तक सुलझा नहीं, अगले 50 साल तक भी सुलझेगा। इस तरीके की चीजें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी बहुत कुछ नहीं कर पाती है, प्रतिबंध लगा देती है गरीब देशों पर, और उन पर तो कर लेती है कि प्रतिबंध लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जो शक्तिशाली देश हैं उन पर, उनका किसी से कुछ नहीं बिगाड़ा जाता। अमेरिका का ही किसी से कुछ नहीं बिगाड़ा जा रहा, और अमेरिका मानता भी नहीं है। अमेरिका ने इराक युद्ध में सद्दाम हुसैन के टाइम पे जो युद्ध हुआ था, तो बहुत ऐसे युद्ध अपराध हुए हैं। जापान ने जो कोरिया के साथ लड़ाई हो रही थी, तब उसने बहुत बहुत ही मतलब घटिया तरीके से युद्ध अपराध वहां पर किए, और उसने आज तक उसके लिए कोई माफी माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है, वो स्वीकार ही नहीं करता कि मैंने ऐसा कुछ किया। तो ये सब चीजें होती हैं, पढ़ने में, बताने में, नियम कानूनों में अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं, ज्यादातर वो असफल ही है। अब आप देखिए इजराइल और फलस्तीन का युद्ध चल रहा है, हम नागरिक मारे जा रहे हैं। लेबनान में घुस करके इजराइल सबको मार रहा है, आप कर लो इजराइल का क्या करोगे। अच्छा, ईरान इजराइल के ऊपर हमले करता है तो वो भी यही करता है, रूस और यूक्रेन का भी यही चल रहा है। तो आप कहाँ मानवाधिकार है, कहाँ आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेकर के चल रहे हैं। और ये सोचना और कहना कि दूसरे देश के सैनिक को आप बचाएंगे या आप उसकी पट्टी करेंगे या ये सब करेंगे, ये मतलब घायल है अगर, और ये सब मेडिकल ट्रीटमेंट कोई नहीं देगा, सब यही सोचेंगे कि मार दो, हटाओ, खत्म करो केस, एक और मरा, ठीक है, क्रेडिट मिलेगा, जुड़ जाएगा कि मैंने 5 मारे थे। तो इस तरीके की चीजें ये हैं। लेकिन युद्ध अपराध जो होते हैं, बिल्कुल इनके लिए एक सशक्त कानून होना चाहिए, और इस तरीके की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए युद्ध दो देशों के बीच में हो रहा है, आम नागरिक वहां भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं, और जो युद्ध लड़ रहा है वो अपने, भाई आपके लिए आपके देश की आन बान शान है, सामने वाले के लिए भी तो देश की आन बान शान है ना। वो भी तो इसीलिए लड़ रहा है ना जिसके लिए आप लड़ रहे हो, वो भी जीत के लिए लड़ रहा है, अपने देश की शान के लिए लड़ रहा है, आप अपने देश की शान के लिए लड़ रहे हो। तो हमें सम्मान करना चाहिए, और जो नागरिकों को टारगेट करना और ट्रैफिकिंग करना, महिलाओं के साथ रेप्स करना और इस तरीके की चीजें जो होती हैं, युद्ध अपराधों को जन्म देती हैं। और ये मतलब ये सब गलत है, आप क्यों उनको टारगेट कर रहे हो, आपको नहीं टारगेट करना चाहिए। तो जब मैंने महाभारत काल की या रामायण काल की बात की, तो उस टाइम पर तो फिर भी इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता था, आजकल इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता है, इस तरीके से इतना ज्यादा नहीं है। तो इसके लिए हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको और सशक्त होने की जरूरत है, उनको और कठोरता से इसके लिए नियम बनाने पड़ेंगे, कठोर नियम बनाने पड़ेंगे, जिससे कि ये चीजें लागू हो सके और युद्ध अपराधों को रोका जा सके। पर हाँ, अभी तक का जो विश्लेषण है मेरा, ये असफल है युद्ध अपराधों को रोकने में। तो साथियों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।